चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या दूसरे राज्य हो, हर जगह, केरल तक में आखिर क्यों दबाव क्यों है इतना? और हम तो बिल्कुल रोज देख रहे हैं कि जिस ढंग का वो एक ही फॉर्म है, एक ही पन्ने का फॉर्म, लेकिन इतनी माथापच्ची है कि आप परेशान हो जाएंगे। बिहार से इसकी शुरुआत हुई और इसके बाद ये आगे बढ़ते हुए अब 12 राज्यों में पहुंच चुका है। मामला सिर्फ एसआईआर का नहीं है दोस्तों, और आप भी सोचेंगे कि एसआईआर सुनकर हम भी तंग हो गए, थक गए। लेकिन मामला सिर्फ और सिर्फ एसआईआर का नहीं, मामला इस देश के लोकतंत्र का है, इसलिए जरूरी है कि इस पे चर्चा हो। प्रशांत जी, जरा समझना चाहता हूं, फिर आपसे फिर आता हूं। जो प्रेशर मतदाताओं पे है, इसको आखिर कौन समझे? एक तो है पॉलिटिकल पार्टी और चुनाव आयोग, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच में ये मतदाता, जिसके बारे में पंकज जी कह रहे हैं कि एक जबरदस्त प्रेशर है इनके ऊपर, फोटो खिंचवाने से लेकर फॉर्म भरने तक। एक पन्ने का फॉर्म है, लेकिन उसमें देखिए कितनी सारी चीजें, माता जी का एपिक नंबर, पिताजी का एपिक नंबर, 2003, या आप अगर 2002 वाले एरिया में हैं, पश्चिम बंगाल या किसी और जगह, तो 2002 का, इधर 2003 का, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 2003 का। भाई आपको इतना क्यों चाहिए? और आप कह रहे हैं अगर 2003 वाली लिस्ट में आपका नाम है तो आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां तो बीएलओ मेरे से मांग रहा है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, अभी अभी लड़ाई होगी मेरी कायदे से, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बीएलओ बदमाशियां कर रहा है। वो तो उन गरीबों, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, इन सबको तो आपने टारगेट में लगा ही रखा है। आप टारगेट में सबको, आप सबके साथ एक ही तरह के काम कर रहे हैं, तो एक प्रेशर बना रहे हैं आप मतदाताओं के ऊपर, आम जनता के ऊपर। और यह प्रेशर आखिर कब तक ये जनता बर्दाश्त करेगी? बात तो यह है कि आज ना कल यहां कोई जेनजी और कोई नहीं है, यहां सब जनरल कोटे में है। 18 वर्ष से ऊपर वालों को आपने उनकी ऐसी तैसी कर रखी है, और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सामान्य हो, हर जगह ज्ञानेश कुमार का ज्ञान आप सुनते रहिए। और ये परेशानियां हैं, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये आम जनता की परेशानी है। अमलेंदु जी, बिल्कुल राजीव जी, ये आम जनता की ही परेशानी है। और इस परेशानी के वाइस जो हैं वो, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं, तो वास्तव में इस परेशानी का कारण जो है वो ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं। और वैसे भी राजीव जी, हमारे मोदी जी को जनता को परेशान करने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। वो नोटबंदी के दौरान के उनके वीडियो की पैसे नहीं हैं, वो खूब वायरल होता है कि घर में शादी है बहन की, पैसे नहीं हैं। तो बड़ा आनंद आता है मोदी जी को जनता को परेशान देखते हुए कि जनता परेशान है। हा। तो राजीव जी, कहना नहीं चाहिए कि इस तरीके के व्यक्ति को हम लोगों के यहाँ बहुत खराब शब्दों से नवाया जाता है। वो असंसदीय शब्द है, मैं उसका यहाँ उच्चारण नहीं कर सकता, तो जैसा इनके लिए कहा जाता है। लेकिन मोदी जी को बड़ा आनंद की अनुभूति होती है अगर जनता परेशान होती है। अब मोदी जी के साथ जुड़ गए हैं ज्ञानेश कुमार जी। अब राजीव जी, चलिए, आपने तो, आप 2003 की वोटर लिस्ट में ढूंढ लेंगे भाई कहाँ है, आपसे मांग रहा है तब भी आप तलाश लेंगे कि भाई याद होगा आपको कि 2003 में आपने कहाँ वोट दिया था। वहाँ की वोटर लिस्ट पूरी डाउनलोड कर लेंगे, पूरी कॉन्स्टेंसी की मंगवा लेंगे, उस पर देख लेंगे भाई कहाँ कहाँ हो सकता है तो हम अपना खोज लें। लेकिन राजीव जी, उस गरीब आदमी से सोचिए जिसके पास ना तो इंटरनेट है और ना स्मार्टफोन है, और वो किस तरीके से अपना जो है डाटा निकालेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है ना कि वो कहाँ से निकाले। अच्छा चलिए, अब सोच लीजिए कि जो 18 साल का है, अब आपने उससे कहा कि भाई लेकर आओ, तुम्हारे माताजी का कहाँ था, पिताजी का कहाँ था। अब उसके ना माताजी ना पिताजी, अब वो किससे पूछे कि माताजी पिताजी 2003 में जो थे उन्होंने कहाँ वोट दिया था, कौन सी लिस्ट में थे। तो ज्ञानेश कुमार बता देंगे उसको कि कहाँ किस लिस्ट में थे। तो इतने राजीव जी इसमें प्रैक्टिकल चीजें हैं, और पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि यहाँ के सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्यों हर तारीख पे अगली तारीख दे देता है और ये कह देता है एक संवैधानिक संस्था है। अरे संवैधानिक संस्था है तो संवैधानिक काम करने के लिए तो नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्यों नहीं समझता
कि संवैधानिक संस्था संवैधानिक काम करने के लिए है, संवैधानिक संस्था असंवैधानिक काम करने के लिए नहीं है। किसी भी संवैधानिक संस्था को कोई असंवैधानिक काम करने का अधिकार नहीं दिया है संविधान ने। और सुप्रीम कोर्ट में राजीव जी जब बहस हो रही थी तो वृंदा ग्रोवर ने स्पष्ट कहा कि ये एसआईआर करने का इनको अधिकार नहीं है। इन्होंने जो नियम बनाए हैं, नियम बनाने का चुनाव को अधिकार नहीं है। नियम बनाना संसद का काम है और ये संसद की शक्तियों का अपमान कर रहे हैं। और उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज तक बहस नहीं हो पाई। तारीख है 10 लग चुकी, चुनाव हो गया पूरा बिहार का। मतलब जिस सूची के बारे में, जिस प्रक्रिया के बारे में अभी मामला विचाराधीन है कि आपको ये कराने का अधिकार है भी कि नहीं है, उसके आधार पे वोटर लिस्ट भी बन गई, चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई। और कल को अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये असंवैधानिक है और ये नहीं हो सकता, आप एसआईआर नहीं करा सकते, तो इस चुनाव का क्या किया जाएगा? फिर वही कहा जाएगा जो चंद्रचूड़ साहब ने फैसला दे दिया था कि सरकार तो असंवैधानिक है महाराष्ट्र की, लेकिन चलती रहेगी, हटाई नहीं जाएगी। तो बिहार की सरकार असंवैधानिक हो जाएगी लेकिन चलती रहेगी चूंकि वो चुनाव हो चुका। तो क्या ये आदेश आएगा फिर? तो बहुत सारे सवाल राजीव जी उठ रहे हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना पड़ेगा कि किसी भी संवैधानिक संस्था को कोई भी असंवैधानिक कार्य करने का अधिकार नहीं है। अब जस्टिस सूर्यकांत होने जा रहे हैं सीजेआई और वही इसकी राजीव जी सुनवाई भी कर रहे हैं। और संविधान के ऊपर बहुत अच्छा भाषण उन्होंने अमेरिका में जाकर दिया था। मुझे लगता है कि जो भाषण दिए जाते हैं देश से बाहर जाकर संविधान के ऊपर, उन पे एक तरह से कहा जाए काम जो है वो जब आप बैठे हो सुप्रीम कोर्ट में टाइस पर, तो वहां भी वो जो बात आप बाहर कहकर आए हैं उसका भी पालन होता हुआ दिखना चाहिए। तो ये राजीव जी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है। तो संविधान को बचाने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। और कोई भी संवैधानिक संस्था अगर संविधान से परे जाकर कोई काम कर रही है तो उसको रोकना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है, उसका दायित्व है। तो हम सुप्रीम कोर्ट को सलाह तो नहीं दे सकते, लेकिन न्याय की आस राजीव जी सुप्रीम कोर्ट से है और वो लगाई जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इस धांधली को रोकेगा जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से कहा जाए कि उनके सहयोग से जो है ये धांधली हो रही। जी जी, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही पहुंचे ये और कैसे बने, क्योंकि कई आंदोलनों ने इस देश की जो रूपरेखा है उसको बदलते हुए वो दिखाया, हमने देखा है। चाहे वो 74, 77 की बात हो, चाहे छात्रों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन को भी हमने देखा, बहुत पुरानी बात नहीं है। और हमने अन्ना आंदोलन को भी देखा, जहां से निकलते हुए केजरीवाल को भी। बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जेनजी की बात करें, जेनजी जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो जिन आंदोलनों को उन्होंने भी देखा है, उसमें अन्ना आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला पहलवानों का आंदोलन, ये सब तो कुछ एक आंदोलन है जिसको आज की पीढ़ी ने देखा है। जो अब 18 साल के हुए वोट देने के अधिकारी हुए हैं, उन लोगों ने देखा है। तो इसलिए पंकज जी, क्या आपको लगता है कि एक एसआईआर की बात हम कर रहे हैं और एसआईआर के जरिए कैसे मतदाताओं के अधिकार जो हैं वो कहीं ना कहीं, कुछ मतदाताओं के, सबके नहीं, जिनके मतदाता कार्ड बन गया बढ़िया है, जिनके नहीं बने और वो इस दुनिया में हैं, न ही स्थानांतरित हुए हैं, कहीं शिफ्ट नहीं हुए, और उनके कार्ड अगर नहीं बनते हैं तो ये दुखद है। और कैसे एक आम जनता को यहाँ परेशान किया जा रहा है। चुनाव आयोग इसकी सुध लेता नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट में भी उसके बयानों से, उसकी दलीलों से साफ दिखाई दिया। अभी लगातार जिस पे हम लोग चर्चा जो सुप्रीम कोर्ट में होती है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं, वो दलीलें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। उसमें साफ दिखाई दिया कि चुनाव आयोग इस पूरे प्रक्रिया से, पूरे प्रोसेस से वो काफ़ी खुश है, संतुष्ट है, और उसको लगता है कि जनता जो है वो सपोर्ट कर रही है। कई बार चुनाव आयोग ने ये बात कही है कि जनता का तो पूरा सपोर्ट है, कहीं से कोई किसी तरह की कोई खबर नहीं, कोई इसका विरोध नहीं कर रहा, कोई शिकायत नहीं है। नाम जिनके काटे गए हमने दोबारा जोड़ने के लिए कहा, लेकिन कोई आवेदन नहीं। तो ये और इतना ही नहीं, तमाम दलों की बात, 12 दलों की बात बिहार में थी। ये 12 के 12 दल खूब सपोर्ट किए, उन लोगों ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया, ये सारी बातें थी। लेकिन क्या सचमुच धरातल पर यही है?
अमलेंदु जी, चूंकि आप कोर्ट की दलीलों को भी देख रहे हैं और धरातल पे अभी चूंकि जहां आप हैं वहां एसआईआर भी चल रहा है, उस लिहाज से ये जानना आपके जरिए समझना चाहता हूं कि अब अभी देखिए कि ये जो 12 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट कहा गया कि आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आपका नाम जोड़ने हटाने का काम जो है, खासकर जोड़ने का काम या मतदाता कार्ड बनाने का काम हो जाएगा। 2003 या 2002 की लिस्ट जहां जिस राज्य में है वहां के हिसाब से वो लिस्ट है अगर, तो आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों फॉर्म भराया जा रहा है? कौन लेगा सुध इसकी? हाँ राजीव जी, फॉर्म तो भरना है। अगर आपका लिस्ट में नाम है, फॉर्म तब भी भरना है। आपको बस तब कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, फॉर्म तब भी भरना है, दस्तखत तब भी होंगे, बीएलओ उसको अप्रोच भी करेगा। पहले उसमें आपको अपना नाम, लेकिन वो नाम तलाशना आपको है, वो ज्ञानेश कुमार जी आकर नाम नहीं तलाशेंगे। और अगर आपको ये याद नहीं है कि उस समय कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी थी और कौन सा आपका पोलिंग बूथ था, और परिसीमन के बाद वो कॉन्स्टिट्यूंसी बदल गई, अब आपको लगता है कि साहब आप नोएडा में थे और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नोएडा थी और अब वो बदल कर दादरी हो गई है, तो फिर ये आपका सिर्फ ये ज्ञानेश कुमार जी का नहीं है, वो नहीं ढूंढेंगे, आप ढूंढिए। तो आप ढूंढ कर अगर बता देंगे उसको बीएलओ को, तो बीएलओ उसमें से चेक कर लेगा, अगर ठीक है, नहीं तो वरना फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो ये है। और राजीव जी, जो चुनाव आयोग ने तो साफ तौर पर, उनके वकील साहब जो थे राकेश द्विवेदी जी, आपको याद होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनता में किसी को कोई परेशानी नहीं है, केवल ये एडीआर चले आते हैं। जी राजीव जी, तो चुनाव आयोग तो जो है कह रहा है कि सिर्फ एडीआर जो है उसको दिक्कत है, बाकी जनता को किसी को कोई परेशानी नहीं है। और राजीव जी, बिहार चुनाव में ये खबरें आई, खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि किसी गांव में बीएलओ को बंधक बना लिया गया, कि 170 लोगों के नाम काट दिए एक ही गांव से, 400 लोगों के एक ही जगह से नाम काट दिए। इस तरीके की तमाम वीडियोस जैसे वायरल हुए, लेकिन उसको ना सुप्रीम कोर्ट ने देखा और ना उसको जो है वो चुनाव आयोग ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वो हलफनामा जो दिया गया प्रशांत भूषण की तरफ से, वो चूंकि हलफनामे में कुछ टेक्निकल एरर थी, तो उसके लिए बता दिया गया कि ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट के साथ छल है। भाई एक में अगर टेक्निकल एरर थी तो बाकी जो 65 हलफनामे थे उन पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर एक भी गड़बड़ी पकड़ी गई तो हम पूरी की पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश को नहीं मान रहा है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपने जो नाम काटे हैं उसकी लिस्ट आप दीजिए, जो नाम आपने जोड़े हैं वो लिस्ट आप दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट बताने के बाद और चुनाव की जब घोषणा कर दी गई, तो वो 7 करोड़ 42 लाख मतदाता जो थे, और जब मतगणना हो गई उसके बाद बताया गया कि वो 7 करोड़ 45 लाख हो गए। तो ये 3 लाख कहाँ से मतदाता बढ़ गए? इसका कोई हिसाब किताब अभी तक नहीं दिया है चुनाव आयोग ने। तो ये बहुत सारी चीज़ें राजीव जी, तो ये एक, फिर हम कहेंगे कि ये सिर्फ राजनीतिक दलों का मसला नहीं है, और ये राजीव जी सिर्फ एक वोट कटने का मसला भी नहीं है। इसके जरिए नागरिकों के जो नागरिक अधिकार हैं वो छीने जाने का है। एक नागरिक को उसका नागरिक का अधिकार जो है वो छीन कर उसको शरणार्थी बनाने की, घुसपैठिया बनाने की ये राजनीति है। और जो कहा जा रहा है कि साहब घुसपैठिया निकाल फेंकेंगे, घुसपैठिया निकाल फेंकेंगे, वो घुसपैठिया नहीं निकाल फेंकेंगे, वो 10-12 करोड़ भारतीयों को घुसपैठिया बना देंगे। ये इस रणनीति पर जो है वो काम किया जा रहा है। तो ये राजीव जी, इसका जमकर विरोध होना चाहिए, और जो भी इसके कानूनी रास्ते हो सकते हैं, जो भी संवैधानिक तरीके से विरोध के रास्ते हो सकते हैं, वो सब निश्चित तौर पर अपनाए जाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से भी बार बार कहा जाना चाहिए कि भाई आप संविधान के कस्टोडियन हैं, तो एक संवैधानिक संस्था को गैर संवैधानिक कार्य करने से रोकिए, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है। सरकार तो है, सरकार तो किसी भी तरीके से हेरा फेरी करके करना चाहेगी ही। भाई कौन सरकार से जाना चाहता है? अगर मैं आज राजीव जी प्रधानमंत्री बन जाऊं तो क्या मैं छोड़ना चाहूंगा? 1 घंटे के लिए मुझे बना दे, फिर देखें मोदी जी हटा ले मुझको। तो 1 घंटे के लिए भी अगर कोई बन जाता है तो आप नहीं हटा सकते फिर। तो जो बैठा हुआ है 11 साल से, वो क्यों हटना चाहेगा? तो वो तो अपने सारे हथकंडे अपनाएगा ही अपनाएगा।
लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेदारी है, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट हैं, संविधान के कस्टोडियन हैं, आप सरकार जो कानून आती है, अभी राजीव जी जस्टिस गवई जो है जाते जाते वो जो एक ट्रिब्यूनल का कानून था उसको रद्द कर गए, उसकी एक धारा को 184 को सरकार ने नहीं माना, रद्द कर गए जाते जाते भी, कि आप जो है वो लगता है कि आपने तय कर लिया कि आपको सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं माननी है। तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट की बात सरकार नहीं मान रही है तो आप एक कानून की धारा रद्द कर रहे हैं, तो यहां तो सीधे सीधे जिंदा मक्खी निकली जा रही है। तो यहां काहे नहीं रोका जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा देकर कह रहा है कि हम तो सब नागरिकता जांच रहे हैं और आप इस मामले में दखलंदाजी मत कीजिए। यह हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनाव आयोग का कि ये हमारा अधिकार है और आप इसमें हस्तक्षेप मत करिए। पहले वकील साहब जाके कहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में हलफनामा जब होता है तो हलफनामा ये है कि हम कर रहे हैं, आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट को धमका रहा है चुनाव आयोग कि आप हमारे मामले में हस्तक्षेप मत कीजिए। तो ऐसी परिस्थितियां राजीव जी अगर पैदा हो रही हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो चीजें जाके रुकनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई कि भाई कोई भी एक संस्था जो है किसी दूसरे के ऊपर हावी ना होने पाए, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, तो यहाँ कोई संवैधानिक संस्था बनी है तो संविधान के जरिए ही बनी है ना, संविधान ने उसको शक्तियां प्रदान की हैं, लेकिन वो संवैधानिक संस्था तो संविधान को खत्म करने पर ही तुली हुई है। तो कौन रोकेगा इसको? तो वही रोकेगा जो संविधान का कस्टोडियन है, और वो सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कानूनी तौर पर इस पर रोक लगानी चाहिए राजीव जी, मुझको ऐसा लगता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है ही, चाहिए जाहिर सी बात है कि उससे न्याय की आस की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट को आदेश तो नहीं दिया जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्या करना है।